बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से बहुत से बयानात सामने आ रहे हैं और ख़ुसूसी तौर पर कल जब 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ आया तो उसके बाद इन बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है और आज एक भरपूर दिन रहा जिसमें ख़ास तौर पर PMLN की जानिब से एक बड़ी तादाद के अंदर रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। अब ये मुज़ाकरात हैं या ट्रैप है, ये एक सवाल उठ रहा है और कौन किसको फंसा रहा है अगर ये ट्रैप है, कौन क्या हासिल करना चाहता है, इस पर आज हम बात करेंगे। खुसूसी तौर पर क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर पार्लियामेंट में है, हुकूमत में है, तो फिर वो पार्लिमानी सियासत करती है। उसके अलावा हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी सियासत करती है, वो सड़कों पर रहती है। 2013 के इंतखाबात के बाद देख लें या 2018 से 2021 के बाद की सूरत हाल आप देख लें, जब PDM की हुकूमत आई, और फिर 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से भी आप देख लें। लेकिन हुकूमत वक्त चाहती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों की सियासत छोड़े, पार्लिमानी सियासत करे, टेबल पर आए, बैठे, मुज़ाकरात करे, क्या खदशात हैं, क्या मुतालिबात हैं, हमारे सामने रखे और फिर कहा गया लिख कर रखे जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कर लिया। अब बॉल हुकूमत के कोर्ट में है। अब देखना यह है कि और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत से मुतालिबात छोड़ दिए अपने, उनको लगा कि शायद ये हुकूमत पूरे ना कर सके इसलिए छोड़ दिए। उसमें आप देख लें इंतखाबात का मुतालिबा था, 26वीं यानी तरमीम का मुतालिबा था, इमरान खान की रिहाई का मुतालिबा था और मखसूस नशिस्तों का, और इसके अलावा भी बहुत से मुतालिबात थे। रखे क्या कि जुडिशल कमीशन का एक मुतालिबा रखा गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ये मुतालिबा रख चुकी और ये फैसला इमरान खान का आ चुका, तो अब PMLN वाले बार बार ये कह रहे हैं कि इमरान खान को जो सज़ा सुनाई गई है, अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला इन मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। PTI जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर चुकी है। अब ये मुज़ाकरात अगर आगे बढ़ने हैं तो अब ये देखना यह है कि क्या हुकूमत कोई चीज़ जुडिशल कमीशन के हवाले से ऑपोजिशन को यानी PTI को एंटरटेन कर सकती है या नहीं। इसी पर बात करेंगे। नजमुल साकिब साहब, राव साहब और साकिब बशीर साहब, तीनों सीनियर तज्जाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नजमुल साकिब साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। जमहूरियत का हुस्न है ये मुज़ाकरात, अगर कोई इख्तलाफ हो तो मिल बैठ कर मामलात को हल किया जाए। तो पूरी दुनिया में हमारे यहाँ जमहूरियत हमें क्योंकि बताया जाता है बेहतरीन तरीका है हुकूमत का भी, इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर जमहूरियतें काम करती हैं या पाकिस्तान के अंदर कुछ मुख्तलिफ किस्म की जमहूरियत काम कर रही है? बड़ा मज़ेदार सवाल है। देखिए, जमहूरियत का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, अभी मैं आपको एक फ़िक्रे में बताऊंगा और आप हैरान रह जाएंगे और फिर उसको मैं थोड़ा सा सब्सटेंशिएट भी करूंगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। इस वक्त की दुनिया में अगर आप देखें तो जमहूरियत जो किताबों में मिलती है, जिसकी तारीफ़ और डेफिनेशन हमें किताबों में मिलती है, दुनिया में एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मुकम्मल तौर पे जमहूरियत यहाँ मौजूद है। मिसाल देता हूँ, बरतानिया कहते हैं कि एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन जमहूरियत में देखिएगा कि उनका हेड ऑफ स्टेट कौन है? एक बादशाह है जो जमहूरी तौर पे इलेक्ट नहीं होता। कनाडा को देख लीजिए, उनका भी हेड ऑफ स्टेट वही है, एक बादशाह है। अमेरिका को देख लीजिए, वहाँ पे वोटिंग और काउंटिंग देख लीजिए कैसे होती है, और जब इलेक्शन होते हैं तो कहाँ कहाँ से मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इकट्ठे होते हैं, वोट बाकायदा तौर पे सेंचे जाते हैं। इंडिया में आ जाइए, कहते हैं जी इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत। इंडिया ने एक बड़े इलाके पे कब्जा किया हुआ है जिसका नाम कश्मीर है, और वो जो हेड कश्मीर में उसने अपने ही लोगों को जेल में बंद किया हुआ है। उनका कोई किसी किस्म का इंसानी हुकूक उनको नहीं मिल रहा, जमहूरियत तो दूर की बात है। फिर हम अफ्रीका में देखते हैं, दुनिया में और मुल्कों में देखते हैं, मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, बादशाह आते हैं ज्यादातर। अगर आपको कोई ये कहता है कि जी जमहूरियत जो है वो मुकम्मल तौर पे इस दुनिया में मौजूद है, तो मैं उससे इख्तिलाफ करने का हक रखता हूं। अब आते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इस वक्त की जो जमहूरियत है ना, वो मैं उसको मैं टर्म करूंगा कि वो पाकिस्तानी जमहूरियत है, जिसमें कि पार्लियामेंट जब चलती है तो उसी वक्त नंबर पूरे किए जाते हैं जब कोई आईनी तरमीम करनी हो, कोई मनी बिल आ जाए, बजट पास करना हो, और यार ये एने तो होने चाहिए देना, चलो यार शाबाश चलो काम करो। जहां पे अदलिया जो है उसके बारे में, उसकी आज़ादी के बारे में क्वेश्चंस हैं।
जहां पे मीडिया है उसकी आज़ादी के बारे में और उसकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में क्वेश्चंस हैं। तो हमारी अपनी यानी पाकिस्तानी जमहूरियत है। अब आते हैं आपके हाँ, इंतज़ामिया को मैं भूल गया कि इंतज़ामिया हमारे यहाँ ऐसी रही है, अभी नहीं हमेशा से, कि उसने सियासी मुखालिफिन को, अपने सियासी जो भी हुकूमत में होता है, उसने अपने सियासी मुखालिफिन को तो दरखौर इतना समझना ही नहीं, उसने सिर्फ मुखालफत करनी है। और आप देख लीजिए कितनी जमहूरी हुकूमतें पाकिस्तान में आई, उसमें जो अपोजिशन है, अपोजिशन अपना रोल अदा ही नहीं करती। आपने देखा पार्लियामेंट में बैठ के लोगों ने बहस की हो, इस 26वीं तरमीम को देख लीजिए, इस पे बहस हुई है। इसमें तो यहां तक हुआ कि जो जिन्होंने अप्रूव कराना था उनके पास भी ड्राफ्ट पता नहीं कब आया कब नहीं आया, उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। फटाफट आपको मुज़ाकरात और जमहूरियत का जो आपने क्वेश्चन किया है, आपके सवाल का दूसरा पहलू देखिए, जमहूरियत में मुज़ाकरात होते हैं अवाम की फलाह व बहबूद के लिए। उसमें कोई अवाम की भलाई होती है, क्योंकि फॉर द पीपल भी है ना जमहूरियत, लोगों के लिए ही तो है। ये जमहूरियत हुकूमत में इसमें आती है, एक हिस्सा है, लेकिन जिसके लिए होती है वो अवाम है। तो अवाम के लिए क्या ये मुज़ाकरात हो रहे हैं? जरा दिल पे हाथ रख के बताएं तो सही। ये मुज़ाकरात अवाम के लिए कतई तौर पे नहीं हो रहे, चाहे वो मुज़ाकरात जो नजर आ रहे हैं या वो मुज़ाकरात जो पसे पर्दा हैं। लेकिन अवाम ने जिनको मैंडेट दिया वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। वो अवाम के लिए नहीं कर रहे, वो अपने इक्तदार के लिए, बचाने के लिए या आने के लिए हमें ये हुकूक दे दे। भाई आप, जब आपका जमाना था तो उस वक्त भी अदालतें थी, आप कहा करते थे कि अदालतों से जाके इंसाफ लें। तो अभी क्या हो गया है? तो लिहाजा ये मुज़ाकरात और जमहूरियत जो है ना, हाँ, जहां तक जमहूरियत के मुस्तकबिल का ताल्लुक है, मेरे प्यारे पाकिस्तान में जमहूरियत बचाओ मुहिम चली हुई है कोई 1947-48 से लेके अब तक। इतना ही अरसा हो गया है कि जिसमें पाकिस्तान बना है, सिंस इट्स इंसेप्शन। अब यह कि जमहूरियत बचाने पे बड़ा जोर है, किताबों में जमहूरियत, तकरीरों में जमहूरियत, जमहूरियत बचानी है। और भाई जमहूरियत किसके लिए बचानी है? नजम साकिब साहब, और क्या किससे आपने बचानी रियासत है? नहीं बचानी, वो भी है। वो किससे बचानी है तो बाद में आता है ना, पहले यह कि किसके लिए, क्यों जमहूरियत चाहिए आपको। एक बुनियादी सवाल यहां पे होता है कि अवाम या रियासत या जो भी हुकूमत है वो जमहूरियत के लिए है या जमहूरियत अवाम के लिए, रियासत के लिए और हुकूमत के लिए है। इस क्वेश्चन का जवाब पार्लियामेंट में इनको डिस्कस करना चाहिए। कभी सुना आपने वहां पे क्या होता है? हम सबको पता है। इस वक्त की आखिरी बात देखिए, पाकिस्तान में जमहूरियत जिंदा रहेगी, इसका बड़ा रोशन मुस्तकबिल है, क्योंकि ये पता चलता है, क्योंकि ये कार्ड चलता है और लोग जो हैं वो इसमें ना चाहते हुए भी इसमें आ जाते हैं कि जी जमहूरियत बचानी है। तो जमहूरियत बचा ली है आपने, और जो इस वक्त है क्या वो मुकम्मल तौर पे जमहूरियत है? मैं पहले ही बता चुका हूं कि दुनिया में किसी जगह पे भी असली हालत में नहीं है। इस वक्त जो जमहूरियत है उस पर बहुत सारी कमियां हैं, उनको पूरा करना है। और खास तौर पे देखिए, इस वक्त की आखिरी बात जी, इलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है और जमहूरियत में ये बेसिक चीज है, उसमें वोटिंग होती है, अवाम बताती है ये लोग हमें कबूल हैं, इनको हुकूमत करनी चाहिए। हमारे यहाँ 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, उसमें वोटिंग हुई थी, उसकी काउंटिंग भी हुई थी, और उसके बाद जो हुकूमत वजूद में आई वो मेरे और आपके सामने है, और हम सबको पता है कि ये वाली हुकूमत कितनी जमहूरी है। राव साहब, पॉपुलर बयानिया है जमहूरियत बचानी है, और हमेशा किसी को भी ऑपोजिशन में रहकर ये याद आता है, हुकूमत में रहकर याद नहीं आता। तो ये जमहूरियत को नुकसान आपको क्या लगता है किससे है? मैं इससे पहले मुज़ाकरात की तरफ जाऊं, पहले इस पर आपकी राय जान लेता हूं। देखिए, पाकिस्तान की पूरी तारीख भरी पड़ी है ऐसी चीज़ से कि जब अमरीत होती है तो जमहूरियत के नारे लगाए जाते हैं, जब जमहूरियत आ जाती है तो फिर जो सियासतदान पहले तो इकट्ठे होते हैं अमरीत के ख़िलाफ़, जब जमहूरियत आ जाती है तो फिर सारे जो बचे कुचे होते हैं अपोजिशन में वो शुरू हो जाते हैं कि इससे तो अमरीत बेहतर थी, ये कुछ जमहूरियत है और ये कैसी जमहूरियत है, इसमें ये हो रहा है, इसमें वो हो रहा है, वो सारी चीज़ें। उसका मतलब ये है कि चाहे अमरीत हो चाहे जमहूरियत हो, जो रवैया है ओवरऑल हमारे यहाँ हुक्मरानों का, वो तकरीबन सेम होता है, वही होता है। इसलिए
उसको ये कहना कि ये जमहूरियत है और ये आमरीत है, उसको डिफ्रेंशिएट सिर्फ इसलिए किया जा सकता है कि अगर बावर्दी सदर बैठे हैं, जनरल मुशर्रफ है, जनरल ज़ियाउल हक है, तो आपको आमरीत लगती है। अगर शेरवानी या कोट पैंट में बैठा है तो वो आपको जमहूरियत लगती है। तो बुनियादी फ़र्क निज़ाम चलाने में, उसको करने में कोई नहीं है। जो पाकिस्तान की पूरी तारीख उठा के देख ले, शायद कोई थोड़ा बहुत बीच में कोई अरसा हो जो आप कह सकते हैं जी जमहूरियत थी। भुट्टो साहब के दौर को कहा जाता है, लेकिन उसमें भी आप देख लें कि किस किस किस्म की चीज़ें अपोजिशन के साथ और बाकी ओवरऑल हुई। आइन को किस तरह तब्दील किया गया अदलिया के हवाले से, जैसे अभी 26वीं तरमीम में किया गया। तो वो जमहूरियत का ये है ढोंग, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है कि जी आपके वोट से सब कुछ होना है, और उनका वोट बेचारे डालते कहीं है, निकलता कहीं जाके है। तो और आखिर पे फिर हुकूमत कैसे बनती है, हमने देखा है, बार बार देखा है। वो जो कहते हैं ना, कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, तो इस तरह कुनबा जोड़ के एक बना दी जाती है हुकूमत के, चलो जी आप इकट्ठे हो जाओ और आपने हुकूमत करनी है। तो ये तो राव साहब, अब क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बार बार कह चुके हैं कि आप आएँ, बैठें, बात करें, हम बात करने को तैयार हैं, अब बात करने के लिए बैठ गए हैं, 3 मुलाकातें हो गई हैं, चौथी मुलाकात का इन्हिसार हुकूमत पर है कि वो आगे से क्या जवाब देती है। तो क्या जवाब देगी हुकूमत? बिल्कुल देखिए, असूली तौर पे तो ये होना चाहिए, अगर हम जमहूरियत की बात करते हैं, असूली तौर पे ये होना चाहिए कि पाकिस्तान की जमहूरियत में जो डिस्टॉर्शंस हैं, जो खराबियां हैं, जिसकी वजह से जमहूरियत फलती फूलती नहीं है, पनपती नहीं है, जमहूरियत की कदरों को आगे नहीं बढ़ाया जाता, उस पर बात की जाए। कौन सी वो रुकावटें हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं, इलेक्शन कमीशन का रोल क्या होना चाहिए, अदलिया का रोल क्या होना चाहिए, आपके एग्जीक्यूटिव का रोल क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट को किस तरह से उसको देखना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को किस तरह से चलाना चाहिए सारे मामले को। असूली तौर पे तो ये एजेंडा आइटम मुज़ाकरात का ये होना चाहिए और सारी जमातों को बैठ के करना चाहिए ये। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, नजम साकिब साहब ने तकरीबन पॉइंट आउट कर दी है चीज़ें, वो कि हुकूमत चाहती है कि वो किसी तरह 5 साल निकाल ले या 2-3 साल तो निकाल ही ले, इस उम्मीद पे कि शायद मामला ठीक हो जाए और PTI की मकबूलियत ख़त्म हो जाए और वो फिर इलेक्शन अनाउंस करके तो असली वाली मुंतखब हुक्मरान बन जाए। अपोजिशन जो है, PTI जो है, उसके मुतालबात की जो फहरिस्त है उसमें आप देख लें, उसमें PTI के असीरों की रिहाई है और जो जुडिशल कमीशन है 9 मई से वो निजात चाहते हैं, मैंडेट की वापसी चाहते हैं। हुकूमत मैंडेट तो देगी नहीं, अगरचे उन्होंने बराह रास्त नहीं कहा, लेकिन चाहते यही है वो। क्या हुकूमत 8 फरवरी का मैंडेट मानने को तैयार है? नहीं है। ऑब्वियसली वो बैठे अगर हुकूमत कर रहे हैं तो उसका मतलब है वो नहीं मानने को तैयार। मखसूस नशिस्तों पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसमें क्या रुकावट है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हुकूमत कहे जी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हम इंप्लीमेंट करते हैं। इलेक्शन कमीशन को कहे कि जी आप तो खत लिख रहे हैं कि नहीं इंप्लीमेंट नहीं करना। तो ये जमहूरियत इस तरह से चलती है। फिर KP में सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए, कम अज कम वही कह दें कि जी काइन पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करे ना इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, कहे कि जी ये क्यों नहीं हो रहा, इनकम्प्लीट है पार्लियामेंट जो है, तो ये कैसे मुमकिन है कि इतना अरसा साल होने को है और इनकम्प्लीट रहे पार्लियामेंट, नहीं हो रहा ये। तो इसका मतलब ये है कि 26वीं तरमीम जिस तरह पास करवाई गई, सारा कुछ हुआ, उसके बाद जमहूरियत और जमहूरी इदारों की क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है? अदलिया वैसे ही बेचारी वो हो गई है, फारग ना कोई फैसला कर सकती है, और रोज़ कोई ना कोई नया मसला होता है, एक फैसला होने लगता है, बेंच तोड़ के नया बना दिया जाता है, दूसरा फैसला होने लगता है। अब पता नहीं आइन का फैसला किसने करना है, आइनी केसेस का फैसला किसने करना है। एक अजीब अफरा तफरी एक किस्म की हुई है। तो जो मुज़ाकरात में जो बज़ाहिर हमारे सामने जो हो रहे हैं, उसमें तो जो मुतालबात हैं वो तो यही हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लेकिन जो बैकडोर मुतालबात है वो ये नहीं है। बैकडोर मुतालबात बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म के हैं। उसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैंडेट की वापसी है, नए इंतखाबात के ज़रिए, वो भी ना इसके नहीं कि ये हट जाए और कोई और आ जाए या कोलिशन में कोई चेंज करके PTI को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, ये नहीं है। नए इंतखाबात का मुतालबा है और मेरा ख्याल है कि नए इंतखाबात के ज़रिए ही हम इस सारे जितने मसाइल में फंसे हुए हैं, चाहे मुआशी हैं, माशरती हैं, सियासी हैं, और बैनुल-अक़वामी तौर पे हमें जो आगे चैलेंजेस फेस करने हैं, वो सारे इसी वजह से है कि क्योंकि हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बहुत बुरी तरह शिकार है, जबकि बाकी भी चीज़ें हमारी ठीक नहीं हैं। तो वो जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, वो कई गुना बढ़ गया है। तो इसलिए इस मामले को ठीक करने के लिए नए इंतखाबात फेयर एंड फ्री, और जो जीते उसको
हुकूमत हवाले करे और उसको कहे जी ले जी चलाएं आप, फिर कोई बात बनेगी, वरना ये मेरा ख्याल है ये कोई फ़ायदा कोई नहीं इसका। वो जो नजम साहब कहते होते हैं 0 + 0 = 0 ही होगा। साकिब बशीर साहब, आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या कहती है इसको लेकर? एक चीज़, दूसरा ये बताइएगा मुज़ाकरात से किसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और किसकी मकबूलियत में कमी हो रही है? क्योंकि दावा तो यही है, ख़ास तौर पर इतलात हैं, बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा कि इतलात हैं नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का काम सौंप दिया है। तो अब जब इस किस्म के बयानात, इस किस्म के खदशे होंगे तो आगे बढ़ेंगे हम। जी बिल्कुल ज़ौक, आपने जो सवाल किया है कि किसकी मकबूलियत कम और किसकी ज़्यादा हो रही है, मसला ही मकबूलियत या कबूलियत या उसका ही है कि वो किसकी ज़्यादा है। और इस वक्त आपको और हमें सबको पता है किसकी मकबूलियत ज़्यादा है, अवाम में पजीराई किसकी ज़्यादा है। और जो दूसरी बात की है बैरिस्टर सैफ साहब के हवाले से, वो मैं ये समझता हूँ कि आज इरफान सदीकी साहब कुछ बदले बदले लग रहे थे। इरफान सदीकी साहब ने जो बात की वो बड़ी पते की बात है। कल हमने अपने इसी प्रोग्राम में इसको हाईलाइट भी किया था कि जो बैकडोर और फ्रंट डोर मुज़ाकरात हैं, इसको हुकूमत जो है वो उसमें कहीं ना कहीं खलबली है। हुकूमत सोच रही है, फिर पहले ये होता था कि बैकडोर जो मुज़ाकरात या बैकडोर मुलाकातें वो पब्लिक नहीं होती थी। अब की बार बाकायदा तौर पर बैरिस्टर जो गौहर है वो चेयरमैन है, आम जो है वर्कर नहीं है, आम कारकुन नहीं है, उन्होंने उस चीज की तस्दीक की। फिर इमरान खान जेल में है, उन्होंने तस्दीक कर दी। तो ये हुकूमत के लिए काफी उसने सोच विचार शुरू कर दी। अगरचे इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि मुझे सब कुछ पता है कि क्या जो चीजें चल रही हैं, लेकिन को तय करना होगा कि वो बैकडोर मुज़ाकरात उसने करने हैं या फ्रंट डोर मुज़ाकरात करने हैं। ये नहीं हो सकता कि आप उधर भी करते रहें और इधर भी करते रहें और सारी चीजें जो है वो आप करते रहें। तो बज़ाहिर हुकूमत में तो खलबली है, लेकिन अडयाला जेल के अंदर और अडयाला जेल के बाहर क्या हो रहा है, ये मुज़ाकरात के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा मेरा ख्याल में पीटीआई की कोई प्लानिंग है या क्या है, वो दोनों महाजों पे जो है वो लड़ रही है। एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं अपनी जो उनकी मुज़ाकराती टीम है कि जाएं जी हुकूमत के साथ बैठे, उनके सामने लिख कर दे दें उनको। उन्होंने लिख कर दे दिया कि ये हमारे मुतालबात हैं और उसके बाद उनको कहें माने जी हमारे मुतालबात। और दूसरी जानिब जब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी कहती है या इमरान खान साहब को या पीटीआई को ये मशवरा दिया जाता है कि आप थोड़ी सी टोन तो थोड़ा सा नीचे लेकर आए, आप इदारों के हवाले से इमरान खान साहब के जो बयानात हैं अडयाला जेल से वो सख्त से सख्त ही हैं। मतलब उन्होंने अपने उसमें रवैये में, अल्फाज में कोई रद्दोबदल नहीं किया। मतलब दोनों महाज उन्होंने जो है वो खोले हुए हैं। अच्छा, अल्फाज में रद्दोबदल नहीं किया साकिब बशीर, लेकिन स्ट्रैटेजी में जरूर रद्दोबदल किया है। पहले स्ट्रैटेजी कुछ और होती थी, पहले होता था एहतजाज करो, ज्यादा से ज्यादा बंदे सड़कों पर आए। अब वो ये बातें नहीं कर रहे, इससे तो वो पीछे हटे हैं, स्ट्रैटेजी तो मुख्तलिफ है अब। जी, एक तो वो 31 जनवरी की बात कर रहे हैं कि 31 जनवरी हमारी डेडलाइन है, उससे हम आगे नहीं जाएंगे। और दूसरी उन्होंने अब जो नई हिकमत अमली उसको कहें या जो भी एक नई तारीख दी है वो है 8 फरवरी। वो कहते हैं कि उन्होंने पार्टी को एक्टिव किया है। कल अली अमीन गंडापुर के साथ भी उनकी मुलाकात हुई कि 8 फरवरी को यौम स्याह मनाया जाए पूरे पाकिस्तान में। तो इट मीन कि वो कोई इस किस्म की एहतजाज या इस किस्म की चीज जो है वो करने जा रहे हैं 8 फरवरी को। लेकिन उससे पहले अगर 31 जनवरी से पहले कोई डेवलपमेंट होती है तो वो उसमें देखना होगा कि वो कितनी डेवलपमेंट हो सकती है। हुकूमत के पास भी क्योंकि उन्होंने 7 दिन में बताना है, 7 दिनों में 3-4 दिन तो गुजर चुके हैं, 2-3 दिन रह गए हैं कि वो कमीशन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। वो जो पीटीआई की लीडरशिप गिरफ्तार है उनको रिहा करेंगे या नहीं करेंगे। साथ ही इमरान खान साहब का फैसला भी आ चुका है। तो ये आसान जो मुतालबात नहीं है किसी सूरत भी। जो ये बात भी की जाती है कि पीटीआई ने एनआरओ मांग लिया, तो एनआरओ क्या हुकूमत देने की पोजीशन में भी है या नहीं है। राना सरोला कह चुके हैं कि मुतालबा इतना ही करें जितना जो है वो ये हुकूमत दे सकती है। इमरान खान साहब खुद जो है वो 3.5 साल जो है वो वज़ीर आज़म रहे हैं। तो ये जो मुज़ाकराती अमल है तो जमहूरियत के लिए बहुत जबरदस्त है और मुल्क के लिए भी बहुत अच्छा है और मुल्क के इस्तेहकाम के लिए भी अच्छा है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसका कोई रिजल्ट बज़ाहिर जो है वो करीब जो आता नजर नहीं आ रहा। चाहे जाए कि कोई इंटरनेशनल प्रेशर आ जाए, 20 जनवरी भी करीब है, तो वो अब चेमगोइयां हैं पीटीआई की। वहां पे जो लोग हैं, उनकी जो टीम है वहां पे जो लॉबिंग कर रही है अमेरिका में, वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ये देखना यह है कि क्या 20 जनवरी के बाद कोई तब्दीली आएगी। यहाँ इंटरनली बहुत बड़े पैमाने पर अगर कोई कहा जाए कि इस पे कोई आ जाएगा, कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा, मुझे तो नजर नहीं आ रहा।
ठीक है। राव साहब मुख्तसरन बताइएगा, ये जो स्ट्रैटेजी की तब्दीली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये इसी तरह मुस्तकिल मिजाजी से जारी रहेगी या हम इस फरवरी में कुछ और देखेंगे? ऑब्वियसली 31 जनवरी तो उन्हें डेडलाइन दी हुई है, ऑलरेडी दी हुई है, और 8 फरवरी तो मुज़ाकरात हों ना हों, कामयाब हों भले, 8 फरवरी को उनका एहतजाज तो बनता है। हालांकि 8 फरवरी 2024 को एहतजाज बनता था, उन्होंने एक साल मौखर किया है इसको। मुझे नहीं समझ आई क्यों मौखर किया है, उसी दिन उनको शोर डालना चाहिए था और सारे मामले पे। तो ये स्ट्रेटजी एहतजाज वाली तो उनकी रहेगी अंटर अनलेस आप इस नतीजे पहुंचे, जैसे मैंने कहा इंतखाबात का फैसला हो जाता है, मामला तय पा जाते हैं या कमीशन बन जाता है और तहकीकात शुरू हो जाती हैं, तो फिर कुछ सुकून हो सकता है। अदरवाइज 8 फरवरी को तो उन्हें करना ही करना है। नईम साकी साहब, एहतजाज से पहले कुछ हासिल नहीं हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या आपको लगता है कि वो हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हुई कि मुज़ाकरात शुरू हो सकें, तो दोबारा एहतजाज की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएगी जल्दी, इतनी जल्दी? प्रेशर बिल्ड उस वक्त होता है ज़ौक जब प्रेशर लिया जाए। हुकूमत ने प्रेशर लिया ही नहीं, बिल्ड क्या करना है? और फिर उसमें हमने इतने एहतजाज देखे, डी चौक फलाना, पेशावर से चल रहे हैं काफिले। देखिए पीटीआई ने अगर आप किताब में देखें ना तो हर वो हरबा इस्तेमाल कर लिया है जिसकी वजह से कि हुकूमत आ सकती थी प्रेशर में। हत्ता कि IMF को खत भी लिख दिया, हत्ता कि बरतानिया और अमेरिका में एक्सपैट जो हमारा जो डियास्पोरा है उनको भी इस्तेमाल कर लिया, एहतजाज भी कर लिया, थ्रेट्स भी दे दिए, हर चीज़ इस्तेमाल कर ली, कुछ निकला नहीं। अब इसीलिए उम्मीद इस पे है ना, ये जो अभी साकिब बशीर साहब ने कहा कि जी को बाहर से प्रेशर आएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, एक तो ऐसा मुमकिन नहीं है, यानी डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया में और कोई काम नहीं है, उसने कोई और काम नहीं करना। ये ट्वीट श्वीट पे जो है ना हुकूमतें नहीं चलती। और पीटीआई को इस वक्त अपना बयानिया भी बदलना है और बयानिया बदलने के बाद नई स्ट्रेटजी बनानी है, क्योंकि ये सारे पत्ते नहीं चले। वो तुरप का पत्ता जो था कि जी सिविल नाफरमानी, वो भी ऐसे ही झाग की तरह बैठ गई है। तो बयानिया बनाइए, उसके बाद नई स्ट्रेटजी बनाइए। बयानिया बनाने में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला बाकी जमातों से नहीं किया जा सकता। जिस तरह के पिछले 10 सालों के अंदर बयानिया उनकी जानिब से पॉपुलर बयानिए को उन्होंने हमेशा चुना। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद आता है फिर मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। जमहूरियत की बात की, मुज़ाकरात की बात की, और इस पर यह नतीजा था कि ये वो लोग अपने लिए कर रहे हैं जो हुक्मरान हैं। अवाम का मसला महंगाई है, मईशत है। पाकिस्तान एक लंबे अरसे से IMF के प्लान पे चल रहा है और ख़ुसूसी तौर पर इस बार जो हमने उनसे लोन लिया, ये तो जो वो कहते हैं हम वो शामिल कर लेते हैं अपने मौशी प्लान के अंदर। जो अहदाफ हमें लगता है कि हमें लोन लेने के लिए ज़रूरी होंगे वो हम मुकर्रर कर लेते हैं, बेशक वो हकीकत पसंदाना हो या हम उनको हासिल करने के काबिल हों या हमारी स्ट्रेटजीज़ उसके मुताबिक हों या ना हो, हमने वो मार्क सेट कर लिया होता है। तो क्या जो IMF ने रोड मैप हमें दिया या हमारे साथ मिलकर हमारे लिए तैयार किया, जिसकी वजह से हमने लोन लिया और आगे भी हमने वो लोन की किस्तों को कंटिन्यू करना है, तो क्या उस पर हम अमल पैरा हैं और उस पर हमें कामयाबी मिल रही है या नहीं? क्योंकि नया साल शुरू हो गया है, 2 बार पेट्रोल महंगा हो चुका है, महंगाई की शरह जो कहा जा रहा था कि उस हद तक रफ्तार से नहीं बढ़ रही, उसमें एक बड़ी वजह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की कमी थी जो गुज़िश्ता साल हुई, और इस साल में 2 दफ़ा ये बढ़ गई है। तो हमें ये खदशा है कि आने वाले दिनों में और 1-2 दिनों में ही शायद महंगाई में इजाफा होना शुरू हो जाए, क्योंकि पेट्रोल महंगा हुआ है और लोगों की कुव्वत ख़रीद में भी इजाफा नहीं हुआ है। तो राव साहब, क्या पाकिस्तान की मौशी हालात बेहतर हुई हैं या नहीं? देखिए, अगर तो बयानात पे जाए ना, हुकूमती बयानात पे ख़ास तौर पे, तो महंगाई तो कम होने से बाज ही नहीं आ रही, हर रोज़ कम हो रही होती है। लेकिन मार्केट में जाएं तो कुछ डिफरेंट ही होता है बिल्कुल, कि जो कहा जा रहा है वो तो कुछ नहीं है मार्केट में उस तरह से। बात अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई, एक तो मैं IMF का जिक्र कर दूं। IMF ने अभी डाउनवर्ड रिवाइज किया आपकी GDP ग्रोथ को, 3% पे उन्होंने कैलकुलेट किया, 3.2 से भी नहीं होगी, 1.9 जी 1.9 वैसे है। इससे पहले 2 महीने पहले जो आई थी कि वो शायद उस पे हो, जो पहली रिपोर्ट थी उसकी वर्ल्ड बैंक की। तो अभी एक रिपोर्ट और आई है 2 दिन पहले, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आई है 2025।
जो 2024 में तकरीबन 900 दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को और कोई 11,000 दूसरे मुख्तलिफ शोबों से एक्सपर्ट्स, सारे एक्सपर्ट्स ही हैं ये, उनके सारे लेने के बाद जो किया गया है, और उस रिपोर्ट को माशाल्लाह जैसे ये महंगाई पे बयान देते हैं उसी तरह से उसकी खबरें जो है ना वो लगवाई गई। उस हेडलाइन ये थी, गवर्नमेंट शोज रेजिलियंस एंड प्रोग्रेस, ठीक है, और कि गवर्नमेंट ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है, रेजिस्ट किया है सारे हालात के बावजूद और प्रोग्रेस शो की है, और कई सालों से देखा है कि बावकार तरीके से अपने इकोनॉमिक मैनेजमेंट की है पाकिस्तान ने। ये उस रिपोर्ट में 2 लाइनें हैं, बहुत सी लाइनें हैं, बहुत सी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है जिसको हेडलाइंस बनाया गया। और जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी और रिपोर्ट की डिटेल्स देखी तो मुझे वो ख़त याद आ गया जो बैरून मुल्क लिखा था बहन ने भाई को कि अम्मा जान की टांग टूट गई है, बाकी सब खैरियत है, अब्बा जान को आईसीयू में हार्ट अटैक आया हुआ है, बाकी सब खैरियत है, भाई का मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ज़ख्मी है और बाकी सब खैरियत है। तो ये अब जब रिपोर्ट पढ़ते हैं ना तो ये ख़त याद आता है आपको कि बड़ी रेजिलियंस शो की है, लेकिन जो है इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है, जिसमें महंगाई है, डॉलर की कीमत में इजाफा हो सकता है, कर्ज़ों का बोझ जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से सरमायाकारों का एतमाद ख़राब हो रहा है, ग्रोथ जो है वो नहीं हो सकेगी बल्कि नीचे जाएगी। उसके बाद गवर्नेंस चैलेंजेस हैं, सियासी और माशरती जो है चैलेंजेस बहुत गंभीर हैं, और तफरीक बढ़ेगी, शहरी आज़ादियाँ हैं उस पर पाबंदियाँ मज़ीद बढ़ेंगी, और सियासी अदम इस्तेहकाम और टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन जो है ये इसका भी बहुत सीरियस ख़तरा है कि ये मामला। अब मुझे ये बताएं, अगर ये सारी चीज़ें होनी हैं तो उसके बाद ये रेजिलियंस और प्रोग्रेस कहाँ शो किया हमने, और कौन सा बावकार तरीके से हमने किया है। हमने पाँव पकड़े होते हैं हर वक्त डोनर्स के, ब्रदर मुल्कों के तो चलो कोई हरज नहीं है, पाँव पकड़ मिले कोई हरज नहीं है, लेकिन IMF, वर्ल्ड बैंक, हर किसी के हम पाँव पकड़ रहे होते हैं, कशकोल लेके फिर रहे होते हैं, और कशकोल तोड़ते भी हैं फिर थोड़े अरसे बाद कि तोड़ दिया जी, बस तोड़ने लगे हैं, तो इस किस्म की बातें करते हैं। देखिए, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, बार बार हम ये बात करते हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और बड़े खौफनाक तरीके से दे रहे हैं, और इसका नतीजा बहुत बुरा निकलेगा एट द एंड ऑफ द डे अगर हम अपनी आदतें ठीक नहीं करेंगे। और उसमें उन्होंने जो इस्लाह की बात की है वो है जी स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस और पॉलिसी इनोवेशन। अब पॉलिसी इनोवेशन क्या होगी आपकी? आप FBR को करना चाह रहे हैं कि ह्यूमन इंटरेक्शन से ज़रा फ्री कर दें उसको, जैसे कस्टम का फेसलेस कर दिया, वो चीज़ें कर दी आपने, उससे आप उसको करना चाह रहे हैं, और साथ आपने वो उड़ती उड़ती खबर आई है कि पता नहीं 1000 गाड़ियाँ भी खरीद रहे हैं, तो अल्लाह बेहतर जानता है दुरुस्त है कि नहीं है। तो आप अखराजात अपने कम नहीं कर रहे, अपने चादर से आपने घुटनों तक पाँव बाहर निकाले हुए हैं, अपने मिनिस्ट्रीज को कम नहीं कर रहे, टैक्स कलेक्शन आप ठीक नहीं कर रहे, फिजिकल डिसिप्लिन आप नहीं ला रहे, आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, आपके अंदर जो आप जनरेट कर सकते हैं वेल्थ जनरेशन जो हो सकती है वो नहीं हो रही, इंडस्ट्री आपकी काम नहीं कर रही, ज़राअत का बिल्कुल बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, तो फिर आप किस तरह तवक्को करेंगे कि आप बेहतर परफॉर्म करेंगे? बयान देने का कोई हरज नहीं, देते रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नजम साकी साहब, एक तो पाकिस्तान ने मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट लॉन्च कर दी है, मैं इब्तदाइये में शामिल करना चाह रहा था, एक तो वो मुबारक हो सबको। दूसरा ये है कि हुकूमत जो इस वक्त है यही PDM में थी इत्तेहादी, उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कहाँ हम बैंकरप्ट हो रहे थे, कहाँ मुआशी हालात, उन्होंने अपनी सियासत कुर्बान कर दी इस रियासत के लिए और मईशत के लिए। और हुकूमत क्या करे? आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी तो वो कह रहे हैं हम ला रहे हैं। देखिए, ये जो सैटेलाइट लॉन्च करने की बात है ना, पहले तो क्विकली एक रिमार्क इस पे दूंगा। वो रिश्ता लेने के लिए आए ना लड़के का, तो उसने लड़के ने पूछा लड़की से, उसकी वालदा से, कि ये रोटी बना लेती है? तो वालदा कहती है नहीं, ये केक बड़ा अच्छा बनाती है। अच्छा, आलू गोश्त वगैरह को कीमा धनिया वगैरह बना लेती है? नहीं नहीं, केक बड़ा अच्छा बनाती है। देखिए, ये सैटेलाइट आप एक की बजाय 50 भिजवा दें। ये सैटेलाइट जो आपने भेजा है, क्या $7 बिलियन का जो हमने कर्जा लिया हुआ है उसके अंदर से पैसे लिए हैं, या आपने एक्सपोर्ट्स के लिए जनरेट करके एक्स्ट्रा पैसा जो है वो, या ये जो मेरे जो पाकिस्तानी बाहर से पैसा भेजते हैं ये उसमें से आपने लिया है? तो ये तो हो गया आपका उसका। बाकी रही, यहाँ तक राव साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बताया आपको कि दावे क्या हैं और हकीकत क्या है। देखिए, 3 तरीकों से आप मालूम कर सकते हैं कि आपकी मईशत जो है बहाल हुई है, हो रही है कि नहीं।
पहला तरीका है कि आवाम से पूछ लें, वो आपको बताएंगे कि की पाविक रही है। दूसरा तरीका ये है कि अपनी जेब में हाथ डाल के देख लें, आपकी जो इस्तात है, जो आपकी बाइंग पावर है, वो कितनी है। क्या 20 तारीख वाले दिन आपको समझ नहीं आती कि अगले 10 दिन कैसे गुजरेंगे? आपको पता लग जाएगा मईशत बहाल हो रही है कि नहीं। और तीसरा है टेक्निकल, उसमें आप देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक देख लें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट पढ़ लें, आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देख लें, IMF को पढ़ लें। तो क्विकली मैं ज़रा बताना चाहता हूँ 4-5 दावे जो हुकूमत कर रही है कि दावे क्या हैं और हकीकत में क्या है। पहला दावा है कि जी मुल्क में मैक्रो इकोनॉमिक माशी इस्तेहकाम आ गया है, यह है दावा। हकीकत क्या है कि IMF का ये जो $7 बिलियन का पैकेज और अरेंजमेंट है ना, ये खतरे में पड़ी हुई है। दावा है कि मुल्क के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ में बदलेंगे। हकीकत यह है कि IMF ने ग्रोथ 3.2 से कम करके 3% कम कर दी है, और वो भी शायद हो कि ना हो। दावा है कि सब मिलकर आएं और मिलकर मईशत को बहाल करते हैं। हकीकत यह है कि अपोजिशन तो दूर की बात है, आपके साथ तो इत्तेहादी नहीं बैठे हुए। दावा यह है कि वक्त आएगा तो IMF को बाय बाय टाटा कर देंगे। हकीकत यह है कि IMF को बाय बाय टाटा करने के दूर दूर तक इम्कानात भी नजर नहीं आ रहे। दावा यह है कि IT इंडस्ट्री को $1 बिलियन का बना देंगे, और हकीकत यह है कि कल वो मुतल्लिका मिनिस्टर साहिबा ने बताया कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में किसी किस्म की ना इन्वेस्टमेंट आई है ना हमने की है। आखिरी दावा है कि सरमायाकारी 155 अरब बढ़ गई है, बैरूनी सरमायाकारी 5.8% रही। हकीकत यह है कि ना निजकारी हुई आपसे, और आपने क्या किया कि रिकोडिक के हिस्से जो हैं वो सऊदी अरेबिया को बेचने की बात कर रहे हैं। हकीकत यह है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि 2025 मुश्किलात का साल है पाकिस्तान के लिए। अब इस वक्त की आखिरी बात ये करूंगा कि अगर आपने वाकयातन पाकिस्तान की मईशत को बहाल करने के रास्ते पे चलना है तो उसके लिए अहदाफ 4-5 दे रहा हूं, अपनी बात खत्म करता हूं। पहला हदफ है सियासी इस्तेहकाम लेके आइए अपने मुल्क में। सबसे पहले आपने ये करना है कि सियासी इस्तेहकाम लाना है और अवाम का एतमाद हासिल करना है, जिसके लिए ये सारा कुछ हो रहा है। दूसरा, टैक्स नेट को बढ़ाएं, रिकोडिक को ना बेचें, टैक्स नेट को बढ़ाएं और निजकारी करें। ये वो चीजें जो कि करने वाली हैं। तीसरा, सब्सिडीज खत्म करें जो गैर जरूरी हैं और अपने अखराजात कम करें। अच्छा, चौथा, सबसे ज्यादा अहम चीज मेरे नजदीक ये है कि आपने दयानतदारी से हुकूमत करनी है कि कल को मर भी जाना है, आगे जाके हिसाब भी देना है। और इस पे एक शेर सुना के ख़त्म करता हूं अपनी बात। ये जो दावे और है ना कि शीशे की दीवार न टूटी तारे तोड़ने वालों से, शीशे की दीवार न टूटी तारे तोड़ने वालों से, इश्क में जो सुनते आए हैं किस्से हैं, अफसाने हैं। साकिब रशीद साहब, हंगामा है क्यों बरपा? महंगाई की शरह कम हो तो रही है, वेंटिलेटर से उतरे हैं, टाइम तो लगेगा, डायरेक्ट भागना तो नहीं शुरू कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता सेहत बहाल होगी, मईशत की भी। नजमुल साकिब साहब ने जो बात की थी उसी से आगे बढ़ाऊंगा कि वो दयानतदारी से काम करें। तो दयानतदारी तभी, वो दयानतदारी से आजादाना तभी काम कर सकते हैं जब उनके पास मैंडेट हो। 8 फरवरी इलेक्शंस का आपको पता है, जब मैंडेट जो है वो जिसका था उसको मिला नहीं और जिसका नहीं था उसी मिल गया। फिर वो आजादाना जब फैसले नहीं करते तो वो उसके रिफ्लेक्शन जो है वो हमें कहीं ना कहीं पॉलिसी में भी नजर आती है। जमहूरियत मजबूत होगी तो पूरे सिस्टम जो है वो मजबूत होगा। और इसी तरह जो मईशत की बात हो रही है कि हुकूमत क्या जो माशी अहदाफ है क्या हासिल कर पा रही है या नहीं कर पा रही। मैं तो वैसे हमेशा से कहता हूं कि एक हुकूमत को बहरहाल ये क्रेडिट देना चाहिए कि इन्होंने मुश्किल फैसले बहरहाल किए। अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड जो है वो मुश्किल फैसले किए और अपनी सियासत को नुकसान भी हुआ क्योंकि पब्लिक में उनके खिलाफ जो है वो रायआमा बनी, महंगाई की वजह से जो है वो बेरोजगारी की वजह से, और जो एक
प्रेशर आया, फिर टैक्सेस की छूट खत्म हुई, जो तनख्वाहदार तबका है उन पर टैक्सेस जो है वो लगे, तो ये सारी चीजें पब्लिक की जो राय आमा है वो उसके खिलाफ जाती है। तो हुकूमत ये कर रही है, लेकिन साथ साथ अगर बात की जाए दूसरी जानिब जो हुकूमत ने अखराजात कम करने थे वो बात जो है वो जो राव साहब ने बात की थी कि ये FBR में 1000 गाड़ियां, वो खबर जो है वो बिल्कुल कंफर्म हुई है कि वो 1000 गाड़ियां वो खरीदी जा रही हैं और FBR ये कहे तकरीबन 4.5 अरब रुपए की गाड़ियां हैं और FBR ये कहता है कि हम जो फील्ड वर्कर हैं उनकी इस्तेदादे कार जो है बढ़ाना चाह रहे हैं और उस वजह से ये सारा जो कर रहे हैं। इस तरह की हमने खबर सुनी थी सिंध के हवाले से, अब FBR के हवाले से भी सुन रहे हैं कि क्योंकि लोगों ने वो कहते हैं कि दूर दराज इलाकों में ऑफिसर्स ने जाना होता है, फिर कार्रवाइयाँ करनी होती हैं, तो अपने वर्कलोड को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए ये अखराजात किए जा रहे हैं, लेकिन फिर दावे भी किए जाते हैं कि हुकूमती सतह पर अखराजात में कमी लाई जाएगी। तो वो दावे फिर किधर जाते हैं? एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद, और अब बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। एक तो पाकिस्तान में टेस्ट मैच सीरीज़ जारी है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के हवाले से, और दूसरी जाने पाकिस्तान में तैयारियां जारी हैं चैंपियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से। वनडे सीरीज़ ये होने जा रही है और वर्ल्ड कप के बाद ये दूसरी बड़ी ट्रॉफ़ी समझी जाती है। पाकिस्तान इसका चैम्पियन भी रहा है, जो गुज़िश्ता चैंपियंस ट्रॉफ़ी हुई थी, और इस बार मेज़बान भी है। तो भरपूर तैयारियां हम देख तो रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये कंप्लीट हो जाएंगी, ग्राउंड्स तैयार हो जाएंगे। नजम साकिब साहब, हमारे नीचे इस वक्त एक टैगलाइन चल रही है इस सेगमेंट के हवाले से कि पाकिस्तान तैयार है। हम मेज़बानी के लिए बिल्कुल तैयार हैं, वेलकम करने के लिए तैयार हैं। क्रिकेट टीम की तैयारी आप कैसे देख रहे हैं और तमाम चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों को कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो तैयारियों की बात देख लेते हैं। इसमें होता ये है कि इंतज़ामात करने होते हैं कि टीमें आएंगी, ठहरेंगी कहाँ पे, होटल कौन सा होगा, अकोमोडेशन कैसी होगी, उनको प्रैक्टिस के लिए कौन कौन सी ग्राउंड किस तरह से दी जाएगी। फिर उसमें सिक्योरिटी के मसाइल आते हैं कि उनके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, किस तरह से। तो नॉर्मली ये होता है कि जो चेयरमैन बोर्ड होता है वो एक रिक्वेस्ट भेजता है वज़ीर दाखिला को कि देखिए जी हमारी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करें, और ये सारे मसाइल जो हैं सिक्योरिटी के। तो सबसे खुशी की बात तो ये है कि आपके जो बोर्ड के चेयरमैन हैं वो वज़ीर दाखिला भी हैं, तो ये तो मसला ही ना रहा, ये तो खत लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात ये है, नहीं, वो उनका कोई मसला ही नहीं है। और उसका सबूत मैं आपको ये पेश करूँ कि इन्हीं वज़ीर दाखिला के होते हुए हमने अभी हाल ही में 2 इंटरनेशनल इवेंट्स करवाए हैं। जी बिल्कुल। एक तो SCO की कॉन्फ्रेंस करवाई है, और एक ये हाल ही में कुछ दिनों पहले ये तालीम निस्वा पे जो आलमी एक कॉन्फ्रेंस हमने कराई है। ये बहुत बड़ा काम होता है, बिल्कुल ऐसे। और इसमें कोई भी यानी किसी किस्म का खुदा न खासा हादसा पेश आ सकता है, जो कि नहीं आया, तो ये उसके सबूत के तौर पे। दूसरा ये कि 4 मरतबा तो ICC की टीम यहाँ पे आ चुकी है। वो जो इंस्पेक्शन टीम होती है ना, वो आके देखें गैलरीज कैसी हैं, बैठने का इंतज़ाम क्या है, बोर्ड का चेयरमैन कहाँ बैठेगा, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने अपने इत्मीनान का इजहार किया है। हमारे स्टेडियम जो हैं वो अपग्रेड हो रहे हैं। दूसरा जो आपका इसका इंतज़ामी पहलू होता है, जो इसकी तैयारी का, जिसके लिए आपने कहा कि तैयार है पाकिस्तान, वो है आपका कि असली टूर्नामेंट। जिस तरह के 19 फरवरी को नेशनल स्टेडियम जो आपका कराची का है, वहाँ पे पहला मैच होगा न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का। अब उसमें तैयारी में जो है ना, वो मेरे नज़दीक ये थोड़ा सा क्रिकेट को जो मैं जानता हूँ वो ये है कि इस वक्त आपने सबसे पहले ये फैसला करना है कि क्या वाकई रिजवान की क़यादत में टीम उतरेगी या बाबर को बनाएंगे, और दोनों के अलग-अलग प्लस भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं। दूसरा ये कि साइम अयूब का आपने क्या सोचा है, उसको ज़ख्मी अगर है तो उसको प्लीज़ रेस्ट ही दीजिएगा। फ़खर अब यानी आपके पास आ गया, अभी वापस आ गया है आपकी ओपनिंग पेयर जो है, और अब्दुल्ला शफीक को रूल आउट ना कीजिए। अच्छा, तीसरा ये कि आपको एक ऑलराउंडर चाहिए था। ठीक है कि हमारे पास अब्दुल रज़ाक नहीं है, लेकिन आपको एक आगा सलमान मिला है, उसको ज़रा अच्छे तरीके से ठीक नंबर पे आपने खिलाना है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। दूसरा अच्छी बात यह है, यानी जब आप इंडिया की टीम की बात करते हैं कि जो उनके स्टार बैट्समैन है, विराट कोहली है या रोहित शर्मा है, तो उनका ये इस वक्त उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी फॉर्म चल नहीं रही। आपने क्या करना है, आपने बुमराह का हल ढूंढना है। आपने क्या करना है, आपने ऋषभ पंत को जल्दी आउट करना है। मैं वेट कर रहा हूं जी, 19 तारीख का पहला मैच होगा, और मुझे पता नहीं किसी वजह से है
कि ये 2017 में पाकिस्तान ने ट्रॉफी ली थी, कम से कम फाइनल में हम पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके सारे खिलाड़ी उनको बोर्ड एतमाद देता है कि जी ये आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, तसल्ली रखें, आप सारे मैच खेलेंगे, ये अगर एतमाद देता है और मेरे खिलाड़ी जो हैं वो पूरा अपना 100% दे देते हैं, तो ये ट्रॉफी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में ही रहने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। राव साहब, नजमुल साकिब साहब ने इमामुल हक को नहीं शामिल किया टीम में, आप शामिल करेंगे? दूसरा, दिल करता है इंडिया पाकिस्तान का एक ही मैच ना हो टूर्नामेंट में, दिल करता है फाइनल भी हो, लेकिन यहाँ पर मसला ये हो गया कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का दूसरा मैच भी होता है तो वो भी पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा, वो भी पाकिस्तान से बाहर होगा। तो आप क्या देख रहे हैं इस टूर्नामेंट के हवाले से? देखिए, ये मैच कहाँ होंगे कहाँ नहीं होंगे, ये सारा बड़ा गंभीर हो गया सिचुएशन। उसमें एक नई डेवलपमेंट हो गई है। 3 टीमें हैं जो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ खेलने से अब हिचकिचा रही हैं और बड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है उनकी। मैं तो खालिस्तान सियासी उसको कहूँगा कि जी अफ़गानिस्तान ने ख़वातीन की टीम नहीं बनाई और वहाँ ख़वातीन की तालीम के हवाले से मसाइल है, तो इसलिए हम उसके साथ नहीं खेलेंगे। तो ये सेमीफ़ाइनल में तो उस ग्रुप में अफ़गानिस्तान पहुँच जाएगा अगर 3 टीमें नहीं खेलेंगी उसके खिलाफ़, सेमीफाइनल में पहुँच जाएगा। अगर फाइनल में उसी किसी टीम से हो जाता है तो फाइनल क्या होगा, फिर फाइनल तो होना नहीं है। तो ये अजीबोगरीब एक सूरत हाल पैदा हुई है। आईसीसी जो है वो अपना पूरा रोल इफेक्टिवली नहीं कर रही। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है प्योरली। अगर भारत की हुकूमत ये फैसला करती है कि भारत पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो उसको आईसीसी मान लेती है और बाकी टीमें भी मान लेती हैं उसको। अगर अफगानिस्तान की हुकूमत ये फैसला करती है कि उनकी ख़वातीन की टीम नहीं होगी तो उसको क्यों नहीं मान रहे आप? अगर हुकूमत के फैसले ही मानने हैं, खुदा के लिए इसको सियासत को बाहर रखे। ये पूरी तरह कोशिश की जा रही है। पहले इंडिया ने डायरेक्टली कोशिश की है अपने मैचेस बाहर रखा के, अब अफगानिस्तान के हवाले से जो बाकी टीमें हैं वो इस किस्म के बयान दे के इस किस्म करके यूके में 160 पार्लियामेंटेरियन ने ख़त लिख दिया है वज़ीर आज़म को और वो प्रेशर डाल रहा है आईसीसी पे कि जी आप अपने रूल्स के मुताबिक ख़वातीन की टीम बनवाएं। तो ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है, ये बड़ी ख़राब सूरत हाल है। जहाँ तक इमामुल हक की बात है, नो डाउट इक्वली गुड इमामुल हक, और फ़ख्र के भी कोई नहीं है, लेकिन साइम अयूब का मैच नहीं है। जो साइम अयूब ने जो रिसेंटली जो परफॉर्मेंसेस दी हैं तीनों शोबों में, बॉलिंग हो, बैटिंग हो और फील्डिंग हो, उसमें वो नो डाउट। अच्छा, जो सबसे मुझे उसकी अच्छी बात लगी है, उसने लर्न बड़ी तेज़ी से किया है। जहाँ वो गलती करता था, लो लुक शॉट पे आउट होता था, वो उसने बड़ी महारत से उसको कवर किया है। अब वो नो लुक शॉट खेलता है, जब वो सेटल हो जाता है फिर उसके बाद खेलता है। 50 ओवर का मैच उसको खेलना आ गया है कि किस तरह मैंने इसको लेके चलना है, इनिंग्स किस तरह बनानी है। तो इसलिए नो डाउट उसका, हमारे जितने भी हमने 2 सीरीज़ जो जीती हैं उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसका रहा है हर शोबे में। तो मेरा ख्याल है अल्लाह ताला उसको सेहत दे, बहुत बड़ा एसेट है पाकिस्तानी टीम का, और वो अभी नहीं तो इंशाल्लाह उसके पास आगे ज़िंदगी पड़ी है खेलने के लिए। जहाँ तक ये तैयारी है, स्टेडियम की तैयारी आखिरी मराहिल में ऑलमोस्ट, उम्मीद है बेहतरीन इंतजाम होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री ने बड़ा ग्रो किया है, होटलिंग इंडस्ट्री ने बड़ा ग्रो किया है, और यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो इन सारी मैनेजमेंट करना, ठहराना, फिर PSL हम करा चुके हैं, उसमें इंटरनेशनल खिलाड़ी होते हैं और वो बिल्कुल मुतमिन होकर जाते हैं और बड़े खुश जाते हैं यहाँ से जब होते हैं। सिक्योरिटी का जिक्र किया, सिक्योरिटी का ऑब्वियसली हमारे यहाँ जो अभी तक टीमें अभी वेस्ट इंडीज़ खेल रही है टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान में, इससे पहले इंग्लैंड खेल के गई है, इस तरफ ऑस्ट्रेलिया, बाकी टीमें जो खेली हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में ये हर हवाले से बेहतरीन होगा। और सबसे बढ़ के पाकिस्तान के अवाम, हमने दुनिया में देखा है, अभी ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीरीज़ में हमने देखा, वहाँ बड़ी जो तमाशाई थे उनकी तरफ से हॉस्टाइल रवैया था। इंडिया में हमने देखा बहुत दफ़ा ये हो चुका है, पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं। पाकिस्तान का जो क्राउड है वो कभी हॉस्टाइल नहीं रहा, चाहे पाकिस्तान हार रहा हो, जीत रहा हो, कोई भी सूरत हाल हो, पाकिस्तान का हमेशा पुरजोश और बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस रहा है। और मेरा ख्याल है कि ये शोकेस हमने करना है और इसमें हमने बहुत इसको सीरियसली लिया है। गैर मामूली इंतजाम हम कर रहे हैं। ये नॉर्मल स्टेडियम में हो सकते थे, इनको रेनोवेट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में उनकी कैपेसिटी बढ़ा के उनको नई जदीद सहूलतों से आरास्ता किया है, जिसका मतलब हम बहुत सीरियसली इसको ले रहे हैं। और ये शो केस हम जिस तरह से करेंगे पाकिस्तान को, इसमें मेरा ख्याल उसके आगे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा आगे चल के।
साकिब रशीद साहब, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इमेज बेहतर करने के लिए सर राव साहब ने कहा कि हमने गैर मामूली इंतजामात किए हैं। आईसीसी का एक और वफ्द दौरा कर रहा है इस मामलात को देखने के हवाले से। टिकट्स की प्राइस भी जो है वो अनाउंस कर दी गई है, अब अवेलेबल हो गए हैं मैचेस के। तो कैसे देख रहे हैं इंतजामात आप? एक तो इंतजाम सिक्योरिटी के लिहाज से तो बड़े अच्छे हैं। टीमें जो है वो दुनिया भर की टीमें जो है यहाँ कर खेल के गई हैं। जो इंतजाम किए जा रहे हैं ग्राउंड्स के हवाले से वो तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कराची, लाहौर और रावलपिंडी अपग्रेडेशन जारी है। यहाँ पे जो है वो जदीद फ्लड लाइट्स लगाई जा रही हैं पहली दफा। पहले जो है वो फ्लड लाइट्स पुरानी इस्तेमाल होती थी, अब की बार जो एक जदीद किस्म की लाइट्स आई हैं वो। इसके अलावा वहाँ पे चेयर्स का बड़ा इशू था, फिर जो वहाँ पे तमाशाइयों की तादाद के हवाले से था वो भी अपग्रेड किया गया है। पिंडी का भी, लाहौर का भी और कराची, तीनों का तकरीबन 5-5, 7-7, 10,000 जो है वो ज्यादा कुर्सियां जो है वो गुंजाइश जो है वो ज्यादा निकाली जा रही है। और इसको तज़ीनो आराइश जो है वो इनकी जारी है। और पहले 31 दिसंबर और अब 31 जनवरी इनकी डेडलाइन दी गई है। अच्छा, इस हवाले से मैं एक चीज बताऊंगा आपको। जो इंडियन मीडिया है, इंडियन पहली जो टीम है उसने या इंडियन गवर्नमेंट ने पहले इसको क्रिकेट को सियासत की भेंट चाढ़ा और उसने पूरा माहौल बनाया पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है इसके हवाले से, और अपना मैच जो है वो दुबई में जो वो रखवा लिए। अब जो इंडियन मीडिया है वो पिछले कई दिनों से ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान के देखें जी स्टेडियम अभी जो है वो तैयार ही नहीं हुए, अभी काम हो रहा है। और अभी मतलब इस किस्म का प्रोपेगेंडा रोजाना की बुनियाद पर एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। लेकिन यह है कि जो पीसीबी के जराए हैं वो ये बता रहे हैं 31 जनवरी तक ये सारे इंतजाम मुकम्मल हो जाएंगे और पाकिस्तान हर लिहाज से तैयार है, सिक्योरिटी के लिहाज से और तज़ीनो आराइश हर चीज जो है वो तीनों स्टेडियम तैयार होंगे। और उसके बाद 19 फरवरी से जो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा मुकाबला हमने देखने जा रहे हैं। इंतजामात के साथ साथ टीम की तैयारी भी बहुत अच्छी लगी है। नजम साकिब साहब, आज के सवालात। शुक्रिया ज़ौक। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल, स्टॉक एक्सचेंज में होशरुबा तेज़ी की वजह से हुकूमत ने पेट्रोल 3 रुपये 47 पैसे और हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 61 पैसे बढ़ा दिया है। ज़रूरी सवाल यह है कि स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी से पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, तो क्या स्टॉक एक्सचेंज की इस तेज़ रफ्तारी को किसी ऑर्डिनेंस के ज़रिए रोका जा सकता है ताकि पेट्रोल की कीमतें भी कम रहें? आज का गैर ज़रूरी सवाल, अरकान पार्लियामेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया है। दोबारा बोलता हूँ, अरकान पार्लियामेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया है। तनख्वाहों में इजाफे के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर हैं। गैर ज़रूरी सवाल ये है, तनख्वाहों में इजाफे के अलावा कोई एक भी मामला ऐसा है जिसमें हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पे हैं? हमारे नाज़रीन जो हमारे साथ एक पे अपने फीडबैक से आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।